हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद इस उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों पे होंगे। स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे करते हैं हम डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मई के करंट अफेयर्स की। 2021 के 8 मई का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो दूसरी सीरीज हमारे यहाँ पे चलाई जा रही है करंट अफेयर्स के अलावा भी एग्जाम वाली इंग्लिश और कोवैक्सीन सीरीज, तो इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अगर आपको कोवैक्सीन सीरीज देखनी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक जानकारी प्रोवाइड कराती है आपको, तो आई बटन पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपनी जानकारी को बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी, डेनमार्क को रागी और झिंगोरा का निर्यात शुरू कर दिया है भारत ने। अब ये रागी और झिंगोरा क्या है और डेनमार्क को हमने इसका निर्यात शुरू कर दिया है। तो देखिए, रागी और झिंगोरा बाजरा की एक किस्म है। बाजरा की किस्म, जो मोटा अनाज होता है बाजरा, बाजरा की, और सिर्फ बाजरा की नहीं, ये ऑर्गेनिक बाजरा की किस्म है, यानी जैविक बाजरा की एक किस्म है। आपको पता है आजकल दुनिया में ऑर्गेनिक कृषि बहुत ज्यादा काफी मात्रा में चर्चा में है और प्रचलित है, क्योंकि जो दूसरी कृषि होती है जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो आजकल विकसित देश खासकर जैविक कृषि को महत्व दे रहे हैं। तो जैविक बाजरे की किस्में रागी और झिंगोरा, और इसका निर्यात, इन दोनों किस्मों का निर्यात हमने डेनमार्क को शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा, यूरोपीय देशों में भारत की फसलों का महत्व बढ़ेगा और इससे हो सकता है कि यूरोप के दूसरे देश भी भारत की जैविक कृषि को लेकर, जैविक फसलों को लेकर अट्रैक्ट होंगे, और वो भी, इससे हमारा जो कृषि उत्पाद है उसका निर्यात बढ़ने की संभावना रहती है। तो डेनमार्क को ये निर्यात कर दिया। अब ये जो बात करें रागी और झिंगोरा, इनका उत्पादन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ पे होता है। वैसे तो पूरे भारत में होता होगा, लेकिन अधिकतम उत्पादन इनका उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए रागी और झिंगोरा किस्म के बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा अधिकतम कहाँ पे होता है भारत में, तो उत्तराखंड राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्र प्रमुख, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के आंद्रेस फाग रासमुसेन, आंद्रेस फाग रासमुसेन, ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ओके, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है डेनमार्क। तो ये बात थी इससे रिलेटेड, रागी और झिंगोरा बाजरा की किस्म से रिलेटेड। फिर बात करते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी चर्चा में है, और वो इसलिए क्योंकि अभी एक प्रस्ताव आया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये कि इनका जो नाम है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे कर देना चाहिए, नाम बदलकर कर देना चाहिए बाल ठाकरे साहब के नाम पे। जो महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख रहे बाल ठाकरे साहब, उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रख देना चाहिए, नाम चेंज कर देना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रहे अभी बदला नहीं गया है, अभी सिर्फ ये प्रस्ताव किया गया है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पे कर देना चाहिए। ओके, हालांकि एक कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा मोटा विवाद भी है। वहां के लोग किसी और के नाम पे चाहते हैं कि किसी और के नाम पे उसका नाम रखा जाए, लेकिन जो सरकार के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इनका नाम बाल ठाकरे के नाम पे रख दिया जाए। और वो आप जानते हैं क्यों, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सरकार भी उद्धव ठाकरे की है, जो कि इनके सुपुत्र हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं हरियाणा सरकार की एक सहायता योजना की, एक बेहतरीन सहायता योजना है। हरियाणा सरकार अधिकतम मैक्सिमम 7 दिनों तक रोजाना 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाली है, लेकिन सभी को नहीं, किनको, उन लोगों को जो कोविड-19 के मरीज हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, आईसीयू में है या वेंटिलेटर पर आईसीयू में है या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। अगर कोई हरियाणा का पर्सन
कोविड-19 का मरीज है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में है या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, तो उसको हरियाणा की सरकार 7 दिनों तक, 7 दिनों से ज्यादा नहीं, 7 दिनों तक रोजाना 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे उसका इलाज बेहतर ढंग से हो पाए। तो ये एक सराहनीय योजना है हरियाणा की, अच्छी योजना है, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह अगर हम देखें तो 7 दिनों में कितने रुपए देगी हरियाणा की सरकार? लगभग 35,000 रुपए का भुगतान उस मरीज के लिए, उसके इलाज के लिए हरियाणा सरकार करने वाली है। आप सब जानते हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा की कुछ एक दो जो रिसेंटली योजनाएं रही है वो भी आपको पता हो। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल, ये भी हरियाणा के करनाल में शुरू हुई थी, आपको पता है। इसके अलावा एक योजना कोविड आपातकालीन ऋण योजना, कोविड आपातकालीन ऋण योजना भी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एक योजना है जिसमें जो भी कंपनियां, जो भी फर्म कोविड-19 से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का, दवाओं का निर्माण करती है, उनको क्या आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कोविड-19 के इलाज में बेहतरी आ सके, उनकी चीजें ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सके। फिर बात करेंगे किंको डी मेयो की। किंको डी मेयो क्या है? देखिए, एक युद्ध हुआ था काफी समय, ये पहले तो ये बता दूं कि एक त्योहार है, किंको डी मेयो एक त्योहार है और ये त्योहार संबंधित है एक युद्ध से, और उस युद्ध का नाम है प्यूबला का युद्ध, प्यूबला का युद्ध। प्यूबला का युद्ध हुआ था दो सेनाओं के बीच में, एक तरफ फ्रांस की सेना थी, एक तरफ थी मैक्सिको की सेना, और ये हुआ था लगभग 1862 में, लगभग नहीं एग्जैक्ट 1862 में हुआ था। और मैक्सिको की सेना ने 5 मई 1862 को ये युद्ध जीत लिया था। ओके, प्यूबला का युद्ध हुआ था 1862 में फ्रांस और मैक्सिको की सेना में, और मैक्सिको की सेना ने 5 मई 1862 को ये युद्ध जीत लिया। उसी की खुशी में हर साल 5 मई को ये त्योहार मनाया जाता है मैक्सिको में, और मैक्सिको के साथ साथ अमेरिका में, मैक्सिको प्लस यूएसए। ओके, ये बात है किंको डी मेयो की, और ये एक फेस्टिवल है जो कि मैक्सिको और अमेरिका में मनाया जाता है हर साल 5 मई को। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्पॉन्सरशिप योजना। देखिए, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हो चुके हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है, और वो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कोविड के कारण अनाथ हो गए, कोविड के कारण अनाथ हो गए, या फिर ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप कोविड के कारण हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं अभी तक और काफी सीरियस कंडीशन में है। तो इन बच्चों के देख रेख के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके पालन पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। स्पॉन्सरशिप योजना जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उन्हें पालन पोषण, उनका भरण पोषण किया जाएगा, और उन्हें उनका संरक्षण किया जाएगा ताकि वो बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? मध्य प्रदेश सरकार एक केंद्र खोलेगी, उस केंद्र को नाम दिया गया है फिट फैसिलिटी केंद्र, फिट फैसिलिटी केंद्र। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार एक केंद्र खोलेगी, फिट फैसिलिटी केंद्र। इन सारे बच्चों को इन्हीं केंद्रों में रख के इनका भरण पोषण, इनका पालन पोषण, इनका संरक्षण, इनकी देखरेख की जाएगी। ओके, तो अभी तक जो सबसे पहला फिट फैसिलिटी केंद्र खुला है मध्य प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुला है, और अब मध्य प्रदेश सरकार का यही है कि हर जिले में लगभग ऐसे केंद्र खोले और अनाथ हुए बच्चों को पालन पोषण, उनका भरण पोषण किया जाए। ओके, फिर बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश की एक रिसेंट योजना की हम बात करें तो कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश की एक थी रिसेंट में, कोरोना वॉरियर्स
योजना। इसके अंतर्गत किसी कोरोना वॉरियर की अगर जान चली जाती है ड्यूटी करते हुए तो उसको 50 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाना था। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर तंत्र, सौर ऊर्जा तंत्र भी बन रहा है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर। हम पहले भी बात कर चुके हैं, नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर बांध और इसी पे विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है। ओके, फिर बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीमा सड़क संगठन की, ब्रो, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पिक, यहाँ पे लोगो आपको नजर आ रहा है और अगर थोड़ा सा आपने इसके बारे में सुना है तो शायद आप लोगों से इसका सब कुछ पता लगा सकते हैं। क्या है सीमा सड़क संगठन? इसने सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है, इसने अभी 61वां स्थापना दिवस मनाया। 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? 7 मई 2021 को। तो फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 7 मई 1960 को, 7 मई 1960। तो 2021 में 7 मई 2021 को इसके पूरे 61 साल हो गए। 61वां स्थापना दिवस इसने मनाया अपना। और इसका काम क्या है? देखिए, भारत में सड़क निर्माण का काम दो तरह से होता है। एक तो हमारा NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में मैदानी क्षेत्रों में हाईवे बनाने का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम दिया गया है सीमा सड़क संगठन का। सीमा सड़क संगठन सीमाओं पर, सीमावर्ती इलाकों में सीमा सड़क संगठन का काम क्या है? एक तो सीमावर्ती इलाकों में, इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र, जो कठिन परिस्थितियों वाले इलाके हैं ना, जहाँ पे कठिन परिस्थितियां, सड़कें बनाना इतना आसान नहीं है, वहां पे सड़क बनाने का जिम्मा उठाता है सीमा सड़क संगठन। इसके अलावा जब हमारी किसी दूसरे देश के साथ जहाँ पे सीमा लगती है उन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना है तो ये भी काम सीमा सड़क संगठन का है। यहाँ पे देखिए आप, जो इसका लोगो नजर आ रहा है उस पे देखिए ये पहाड़ से बने हुए हैं, यहाँ पे रोड वगैरह बनाई हुई है, तो ये काम है सीमा सड़क संगठन का। इनका आदर्श वाक्य क्या है? इनका ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम है। इसके अलावा जैसे हमारे अफगानिस्तान है, म्यांमार है, इधर हमारे जो मित्र देश हैं, मित्र देशों में भी सड़क बनाने का जिम्मा, अगर भारत सरकार कोई ऐसी परियोजना चलाती है मित्र देशों में जिसमें सड़कों का निर्माण वगैरह करना हो, तो वो काम भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा मंत्रालय इसका संचालन करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके महानिदेशक अभी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये चर्चा में है। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं इसके महानिदेशक। हाल ही में कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं क्या सीमा सड़क संगठन के द्वारा? तो बहुत सारी परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन की, जैसे एक परियोजना है दंतक परियोजना है, एक है सेतुक, इसके अलावा एक है सेवक। ये सारी परियोजनाएं हैं जो चलाई जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में। पुष्पक है, पुष्पक आपको बेसिकली याद नहीं रखना, लेकिन एक आइडिया रखो कि ये सारी परियोजनाएं हैं, रटना नहीं है इनको, बस बेसिकली लिख लो कॉपी में और कभी रिवीजन करो तो एक बार पढ़ लो। उदयक है, चेतक है और विजयक है, विजयक, और एक है हिमांक। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसकी सभी परियोजनाओं में पीछे क्या आ रहा है ना, जैसे दंतक, सेतुक, सेवक, पुष्पक, उदयक, चेतक, हिमांक और विजयक, ये सारी परियोजनाएं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, अगली बात करते हैं। एक टूल बनाया गया है आत्मन टूल, इसको नाम इस तरह से दिया गया है ATMANAI, आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम करने वाला एक टूल बनाया है आत्मन टूल। और किसने बनाया है? पहली बात ये करें तो इसको बनाया है DRDO ने, DRDO ने बनाया है। किसके साथ मिलके? तो DRDO की ही एक लैब है CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड
रोबोटिक्स। ओके, तो इसका हम कहते हैं CAIR। CAIR और DRDO ने मिलकर बनाया है। DRDO की ही एक लैब है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली एक लैब है, DRDO की ही एक शाखा है। जो कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, CAIR का बेंगलुरु में है, DRDO का भी बेंगलुरु में, आपको पता है क्या DRDO का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है? आप मुझे कमेंट करके बताइए DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, स्थापना हुई थी 1958 में, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये भी काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, आपको ये क्लियर करना है कि DRDO का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नहीं है। बेंगलुरु में जो हेडक्वार्टर है वो हमारे इसरो का है। DRDO का तो नई दिल्ली में है, हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास में DRDO का हेडक्वार्टर है। लेकिन DRDO की जो लैब है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ओके, CAIR की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको बता दिया गया है। निर्देशक कौन है CAIR के? तो CAIR के निर्देशक हैं, डायरेक्टर डॉक्टर UK सिंह, डॉक्टर UK सिंह, ये है यहाँ के निर्देशक। फिर बात करते हैं, एक निधन हुआ हाल ही में, ये जो पिक आपको नजर आ रही है ये है PM रामचंद्रन, और ये हमारी भारतीय एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के क्या रहे हुए हैं, पूर्व उप प्रधान रहे हुए हैं, पूर्व उप प्रमुख रहे हुए हैं PM रामचंद्रन, एयरफोर्स के पूर्व उप प्रमुख। तो ये बात, इनके बारे में आपको पता रखना है। ओके, अगली बात करते हैं कुछ हेडिंग की, बड़ी हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है MK स्टालिन ने। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं MK स्टालिन। आपको पता है अभी चुनाव हुए थे तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के चुनाव में क्या हुआ, लगभग 234 सीटों पर चुनाव हुए थे तमिलनाडु विधानसभा के, इसमें से 133 सीटों पर जीत हासिल की है किसने? DMK पार्टी ने, और DMK के प्रमुख MK स्टालिन बन गए हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। और DMK की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है इनकी, और इसके ये प्रमुख थे जो अब बन गए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और इनको शपथ किसने दिलवाई? आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल कौन है वहां के? बनवारी लाल पुरोहित। इनके साथ साथ 33 और मंत्रियों ने भी अपने अपने पद की शपथ ली। तो अब तमिलनाडु में नई सरकार आ चुकी है, MK स्टालिन होंगे वहां के नए मुख्यमंत्री, बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती जो मनाई गई पूरे भारत में 7 मई को मनाई गई, यानी कल रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। इनका जो जन्म हुआ था इनका सर 7 मई 1861 को, 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता में। आपको पता है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता ये रहे। उन्नीस 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनकी साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनकी ये रचना थी गीतांजलि के लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। पिक में आपको नजर आ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और इसके अलावा अगर ये बात की जाए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले प्रथम गैर यूरोपीय
यानी अब तक 1913 तक नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ यूरोपियन लोगों को ही मिला था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर यूरोपीय थे। एशिया के थे ना भारत के, तो प्रथम गैर यूरोपीय थे और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, आपको इनके नाम को लेकर एक कंफ्यूजन रहता है कि टैगोर, ध्यान रखिए इनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों को बोलने में प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने ठाकुर को धीरे धीरे चेंज करते करते टैगोर कर दिया, क्योंकि ठाकुर उनसे बोला नहीं जाता था। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है इनका एक्चुअल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। ओके, तो फिर लेकिन जब ये टैगोर के नाम से इतने फेमस हो गए कि आज हम इनको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ही जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए इनके पास एक नाइटहुड की उपाधि थी, अंग्रेजों ने उपाधि दी थी इनको नाइटहुड की, और इस उपाधि को इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दिया था। और हमारे भारत के राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान है हमारे भारत का, इसकी भी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। इसके अलावा जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसकी रचना भी इन्होंने की थी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। इतनी बातें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर एक रेलवे स्टेशन की बात करते हैं जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। एक गांव हुआ करता था मियों का बाड़ा, इसको 2018 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था। गांव का नाम कह रहा हूं मैं, 2018 में इस गांव का नाम बदल के महेश नगर कर दिया गया था, महेश नगर। और अब वर्तमान में राजस्थान का है, राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक गांव है, मियों का बाड़ा था जिसे महेश नगर कर दिया गया था 2018 में। वर्तमान में एक न्यूज बताती है कि इसका जो रेलवे स्टेशन था जिसको जाना जाता था मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, अब उसका नाम भी चेंज होके हो गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। महेश नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? बाड़मेर जिले का एक गांव है मियों का बाड़ा, वहां की ये बात है। आपको ये बताया कि नाम चेंज कैसे किया जाता है, तो देखो नाम चेंज करने के लिए एक प्रोसेस है। पहले राज्य सरकार के द्वारा अगर अप्रूवल दे दिया जाता है कि हाँ इसका नाम चेंज किया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार जब प्रस्ताव को पास कर देती है तो ये बात जाती है हमारे भारत के गृह मंत्रालय के पास। फिर गृह मंत्रालय अच्छे से जांच करता है कि भाई क्या बात है, नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जब गृह मंत्रालय को भी लगता है कि हाँ किया जा सकता है, तो गृह मंत्रालय क्या करता है, एक एनओसी सर्टिफिकेट दे देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो फिर इस जगह का उस जगह का या उस स्थान का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो इसी तरह से होता है नाम चेंज। तो अब राजस्थान के गांव मियों का बाड़ा, क्योंकि ये नाम एक तरह से मुस्लिम समुदाय की अधिकता को दर्शाता था, तो लोगों को ये लगता था कि शायद वहाँ की आबादी, मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी, तो हिंदुओं के शादी ब्याह में, हिंदुओं के फंक्शंस में वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी, लोग नहीं पहुंचते थे। इसलिए स्थानीय जनता ने ऑब्जेक्शन उठाया सरकार के पास कि इसका नाम चेंज किया जाना चाहिए। और 2018 में उस गांव का और वर्तमान में उस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर कर दिया गया है। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज की, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की। आपको पता है पेंडेमिक एरा है तो वर्चुअली हुआ, ऑनलाइन तरीके से हुआ, वर्चुअली हुआ ये। और इसकी शुरुआत लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, शुरुआत कब से हुई, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 से, वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत हुई। और कितने वर्गों में ये दिया जाता है, ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज में। और वो 6 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, इसके अलावा एक स्पोर्ट्स वुमेन हो जाता है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। एक होता है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, यहां लिखता हूं, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। एक होता है कमबैक ऑफ द ईयर, कमबैक ऑफ द ईयर। और एक है स्पोर्ट्स फॉर गुड, स्पोर्ट्स फॉर गुड। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में दिया जाता है, लगभग 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। और इस बार इन 6 के अलावा और भी कुछ कैटेगरीज में दिया गया है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये 6 आपको ध्यान रखना है। इनमें भी जो
दो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो इस बार किस किस को मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? राफेल नडाल को, टेनिस के खिलाड़ी हैं स्पेन के, राफेल नडाल टेनिस से बिलोंग करते हैं और स्पेन के हैं, स्पेन, ठीक है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो जापान की नाओमी ओसाका को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। नाओमी ओसाका जापान की, ये भी टेनिस से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 में एक लास्ट होता है टीम ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेयर्न म्यूनिख को, बेयर्न म्यूनिख टीम का नाम है, एक क्लब का नाम है, फुटबॉल क्लब है ये। बेयर्न म्यूनिख को मिला है, जर्मनी का फुटबॉल क्लब है ये। ओके, इसके अलावा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पैट्रिक महोमेस को, पैट्रिक महोमेस, और ये अमेरिकन फुटबॉलर हैं, यूएसए के फुटबॉलर हैं, ये यूएसए के फुटबॉलर हैं। इसके अलावा बात करें अगर कमबैक ऑफ द ईयर, कमबैक ऑफ द ईयर मिला है मैक्स पेरेट, कनाडा के खिलाड़ी हैं, ये स्नोबोर्डिंग करते हैं, स्नोबोर्डिंग कनाडा के खिलाड़ी हैं। और स्पोर्ट्स फॉर गुड मिला है, स्पोर्ट्स फॉर गुड, यहाँ पे मैं लिखता हूं किक फॉर मोर बाय किक फेयर, किक फॉर मोर बाय किक फेयर, ये मिला है स्पोर्ट्स फॉर गुड का अवार्ड, किक फॉर मोर बाय किक फेयर। ये क्या है? ये भी जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है, जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है। वापस से देख लेते हैं लोरेस विश्व खेल पुरस्कार 2021। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2000 में। 6 वर्गों में दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, कमबैक ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स फॉर गुड और टीम ऑफ द ईयर। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है राफेल नडाल को, टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है पैट्रिक महोमेस को, अमेरिका के खिलाड़ी हैं। कमबैक ऑफ द ईयर मिला है मैक्स पेरेट को, ये कहाँ के खिलाड़ी है? मैक्स पेरेट हैं, कनाडा के स्नोबोर्डिंग के खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड मिला है किक फॉर मोर बाय किक फेयर, जर्मनी का फुटबॉल क्लब है। और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेयर्न म्यूनिख, और ये भी जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है। सबको रटना नहीं है, आपको स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन अगर याद रहते हैं तो आपका काम एग्जाम में हो जाने के पूरे चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। कुछ सजेशन है तो वो भी दें, कुछ नया कंटेंट चाहिए तो वो भी बताएं, आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस उम्मीद के साथ कि आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, अपने जीवन में सकारात्मक हैं, लेकिन कोविड-19 से नकारात्मक है। और इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।